अध्याय 17 नाग शक्ति का वारिस। हैरी एक बहुत लंबे और कम रोशनी वाले तहखाने के सिरे पर खड़ा था। वहां पर पत्थर के ऊंचे खंबे थे जिन पर सांप उकेरे गए थे। ये खंबे अंधेरे में डूबी छत को सहारा दे रहे थे और लंबी काली परछाई बना रहे थे। पूरे तहखाने में अंधेरा था और एक अजीब सी गहरी उदासी भरी थी। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह डरावनी खामोशी में खड़े खड़े आहट सुनने का इंतजार करता रहा। क्या काल दृष्टि किसी अंधेरे कोने में छुपा है या फिर किसी खंबे के पीछे? और जिनी कहाँ है? फिर उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और सांपों वाले खंबे के बीच से होते हुए आगे बढ़ा। सावधानी से बढ़ते जा रहे उसके हर कदम की आवाज अंधेरी दीवारों से टकराकर तेजी से गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जरा सी गतिविधि दिखने पर वह उन्हें बंद करने के लिए तैयार था। पत्थर के सांपों की आंखों के खोखले कटोरे जैसे उसे ही देख रहे थे। उसका दिल कई बार धक रह गया क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर के सांप हिल रहे हों। फिर जब वो आखिरी दो खंभों के बीच में आया तो उसे तहखाने जितनी ही ऊंची एक मूर्ति दिखी जो पीछे की दीवार से टिकी थी। दैत्यकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को अपनी गर्दन ऊपर उठाना पड़ी। यह एक प्राचीन और बंदर जैसा चेहरा था। उस जादूगर की लंबी पतली दाढ़ी उसके नीचे तक लहराते पथरीले दुशाले के निचले सिरे को छू रही थी, जहां दो विशाल भूरे पैर तहखाने के चिकने फर्श पर खड़े थे और उन विशाल पैरों के बीच में मुंह के बल काले कपड़ों में एक छोटी आकृति लेटी थी जिसके बाल लाल थे। जिनी! हैरी बुदबुदाता हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। जिनी, काश तुम जिंदा हो, काश तुम जिंदा हो। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जिनी के कंधे पकड़े और उसे पलट कर सीधा कर दिया। जिनी का चेहरा संगमरमर की तरह सफेद था और उतना ही ठंडा। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए यह तो तय था कि उसे बेजान नहीं किया गया था, परंतु तब तो वो शायद मर। जिनी, उठो, जाग जाओ। हैरी हताशा से उसे हिलाते हुए बुदबुदाया। जिनी का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ लटकता ही रहा। वह नहीं जागेगी। एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा और घुटनों पर बैठे बैठे ही घूम गया। काले बालों वाला एक लंबा लड़का सबसे पास वाले खंबे से टिक कर उसे देख रहा था। यह कोनों से धुंधला दिख रहा था, मानो हैरी उसे धुंध भरी खिड़की से देख रहा हो, परंतु उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। टॉम? टॉम रिडल? रिडल ने सिर हिलाया, परंतु उसने हैरी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। वह नहीं जागेगी से तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने हताशा से कहा। कहीं वह मर तो नहीं गई? वह अब भी जिंदा है, रिडल ने कहा, परंतु बस जरा सी। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में 50 साल पहले पढ़ता था, परंतु धुंध भरी चमकती रोशनी के बीच खड़ा हुआ वह 16 साल से एक दिन भी ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। क्या तुम भूत हो? हैरी ने अनिश्चितता से पूछा। एक याद, रिडल ने शांति से जवाब दिया। एक याद जो डायरी में 50 साल से सुरक्षित है। उसने मूर्ति के विशाल अंगूठों के पास फर्श की तरफ इशारा किया। वहां पर वह छोटी काली डायरी खुली थी जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम में मिली थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि डायरी यहाँ कैसे आ गई, परंतु उसे इससे भी ज्यादा जरूरी मामले निपटाने थे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टॉम, हैरी ने जिनी का सिर दोबारा उठाते हुए कहा। हमें इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। यह काल दृष्टि नाम का भयानक सांप है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, परंतु वह किसी भी समय आ सकता है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। रिडल अपनी जगह से हिला तक नहीं। हैरी पसीना पसीना होकर जिनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया और अपनी छड़ी दोबारा उठाने के लिए झुका, परंतु उसकी छड़ी जा चुकी थी। क्या तुमने मेरी छड़ी? उसने ऊपर की तरफ देखा। रिडल अभी उसे देख रहा था और हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों में घुमा रहा था। धन्यवाद, हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रिडल के मुंह के कोनों पर तिरछी मुस्कान उभरी। वह हैरी की तरफ घूरता रहा और अलसाए अंदाज में छड़ी घुमाता रहा। सुनो, हैरी ने बेचैन होकर कहा, क्योंकि उसके घुटने जिनी के बोझ से झुके जा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर काल दृष्टि आ गया, वह तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसे बुलाया न जाए, रिडल ने शांत स्वर में कहा। हैरी ने जिनी को दोबारा फर्श पर लिटा दिया क्योंकि अब वह उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। रिडल की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो बोला, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी ने उसे घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है, जरूरत नहीं पड़ेगी? रिडल बोला, हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखने के अवसर का, तुमसे बातें करने के अवसर का। देखो, हैरी ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हो। हम रहस्यमय तहखाने में हैं। ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। ये बातें हम अभी ही करेंगे, रिडल बोला। उसके चेहरे पर अब भी एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने हैरी की छड़ी को अपनी जेब में रख लिया।
हैरी ने उसकी तरफ घूरा। यहाँ कोई बहुत अजीब चीज हो रही थी। फिर उसने धीमे से पूछा, जिनी का यह हाल कैसे हुआ? आहा, यह एक रोचक सवाल है, रिडल ने खुश होते हुए जवाब दिया, और एक बहुत लंबी कहानी है। मैं समझता हूँ कि जिनी वीजली का यह हाल दरअसल इस वजह से हुआ है कि उसने एक अदृश्य अजनबी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और उसे अपने सारे रहस्य बता दिए। हैरी ने पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? डायरी, रिडल बोला, मेरी डायरी। जिनी कई महीनों से मेरी डायरी में लिख रही थी, मुझे अपनी छोटी छोटी चिंताएं और दुखड़े बता रही थी। किस तरह उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं, किस तरह वो सेकंड हैंड दुशालों और किताबों के साथ स्कूल आई, किस तरह, रिडल की आंखों में चमक आ गई, किस तरह उसे लगता है कि मशहूर, अच्छा, महान हैरी पॉटर उसे कभी पसंद नहीं करेगा। जितने समय भी रिडल बोला, उसकी आंखें हैरी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उनमें एक भूखा भाव था। वह आगे बोला, एक 11 साल की लड़की की मूर्तापूर्ण बचकानी समस्याओं को सुनना बड़ी बोरियत का काम था, परंतु मैंने धैर्य रखा, मैंने जवाब दिया, मैंने सहानुभूति जताई, मैंने दया ममता दिखाई। जिन्हीं को मुझसे गहरा लगाव हो गया। टॉम, जितनी अच्छी तरह तुमने मुझे समझाया उतनी अच्छी तरह से किसी ने भी नहीं समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बात करने के लिए ये डायरी मिल गई। यह एक दोस्त की तरह है जिसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम सकती हूँ। रिडल एक तीखी ठंडी हंसी हंसा जो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। इससे हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो हैरी, मैं हमेशा उन लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत थी। इसलिए जिनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा निकाल कर रख दी और उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे उसके सबसे गहरे डरों और सबसे अंधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिलती गई। मैं ताकतवर बनता गया, छोटी जिनी से बहुत ज्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि मैं जिनी को अपने कुछ रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा में अपनी थोड़ी सी आत्मा डालने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने कहा, जिसका मुंह बहुत सूख रहा था। रिडल ने धीमे से कहा, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए हैरी पॉटर? वो जिनी वीजली ही थी जिसने रहस्यमय तहखाना खोला था। उसी ने स्कूल के मुर्गों की हत्या की थी और दीवारों पर चेतावनी भरे संदेश लिखे थे। उसी ने 4 बदजातों और फिल्च की बिल्ली पर नाग शक्ति का सांप छोड़ा था। हैरी फुसफुसाया, नहीं। हाँ, रिडल ने शांति से कहा, जाहिर है पहले तो जिनी यह नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही थी। यह बहुत मजेदार था। काश तुम डायरी में उसकी लिखी बातें पढ़ सकते। वे बहुत दिलचस्प होने लगी थी। उसने उन्हें सुनाते हुए हैरी की दहशत से भरा चेहरा देखा। प्रिय टॉम, मैं सोचती हूँ कि मेरी याददाश्त जा रही है। मेरे कपड़ों पर मुर्गों के पंख लगे हैं और मैं नहीं जानती कि वे कहाँ से आए हैं। प्रिय टॉम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि हैलोवीन की रात को मैंने क्या किया, परंतु एक बिल्ली पर हमला हुआ था और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से पर रंग लगा हुआ था। प्रिय टॉम, पर्सी मुझसे कहता है कि मैं पीली दिख रही हूँ और बदल गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि उसे मुझ पर शक हो गया है। आज एक और हमला हुआ और मैं नहीं जानती कि मैं उस समय कहाँ थी। टॉम, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। टॉम, मुझे लगता है कि मैं ही सब पर हमला कर रही हूँ। हैरी की मुट्ठियां भींच गई। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस गए। रिडल बोला, मूर्ख जिनी को अपनी याददाश्त पर शक करने में बहुत समय लगा, परंतु आखिरकार उसे शक हो गया और उसने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और यहाँ पर तुम सामने आ गए। हैरी, यह डायरी तुम्हें मिल गई और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। इसे जितने सारे लोग उठा सकते थे उनमें से तुम ही तो थे जिससे मिलने के लिए मैं सबसे ज्यादा बेताब था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हैरी ने कहा। अब उसके शरीर में गुस्सा बह रहा था और उसे अपनी आवाज सामान्य रखने के लिए कोशिश करनी पड़ रही थी। रिडल बोला, देखो हैरी, जिनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, तुम्हारी पूरी दिलचस्प कहानी। उसकी आंखें हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान पर ठहरी और उसके चेहरे पर भूख का भाव गहरा हो गया। मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें मालूम करना होगी। अगर संभव हो तो तुमसे बात करना और मिलना भी होगा। इसलिए मैंने तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुम्हें उस महामूर्ख हैग्रिड को पकड़ने वाली मेरी मशहूर याददाश्त को दिखाने का फैसला किया। हैग्रिड मेरा दोस्त है, हैरी ने कहा। अब उसकी आवाज कांप रही थी। और तुमने उसे फंसाया है ना? मुझे लगा था कि तुमसे गलती हुई थी, परंतु। रिडल एक बार फिर जोर से हंसा। हैरी, एक तरफ मेरी बात का वजन था और दूसरी तरफ हैग्रिड की बात का। क्या तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि वो पूरा मामला बूढ़े आमेंडो डिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ तो था टॉम रिडल, गरीब परंतु प्रतिभाशाली, अनाथ परंतु बहादुर, स्कूल का प्रीफेक्ट, आदर्श विद्यार्थी। दूसरी तरफ था भीमकाय, हमेशा गलतियां करने वाला हैग्रिड, जो हर दूसरे सप्ताह संकट में फंस जाता था। अपने पलंग के नीचे आदम भेड़ियों के बच्चे पालने की कोशिश करता था, दैत्यों के साथ कुश्ती लड़ने के लिए चुपके से अंधेरे जंगल में चला जाता था। परंतु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जितनी अच्छी तरह से ये योजना कामयाब हुई, उससे मैं खुद भी हैरान हो गया था।
मुझे लगा था कि किसी को तो यह एहसास होगा ही कि हैग्रिड नागशक्ति का वारिस नहीं हो सकता। रहस्यमय तहखाने के बारे में सब कुछ पता लगाने में और गोपनीय प्रवेश द्वार खोजने में मुझे पूरे 5 साल लग गए थे, जबकि हैग्रिड में इतनी बुद्धि या शक्ति थी ही नहीं। सिर्फ रूप परिवर्तन के टीचर डंबलडोर ही थे जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने डिपेट को राजी कर लिया कि हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से बाहर न निकालें और उसे गेम कीपर बनने का प्रशिक्षण दें। हाँ, मैं सोचता हूँ कि डंबलडोर ने शायद सही अंदाजा लगा लिया था। मुझे लगता है कि डंबलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स करते थे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डंबलडोर ने तुम्हारी असलियत जान ली थी, हैरी ने कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। रिडल लापरवाही से बोला, देखो, निश्चित रूप से हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर चिढ़ाने वाली पैनी नजर रखी। मैं जानता था कि जब तक मैं स्कूल में रहूंगा तब तक तहखाने को दोबारा खोलना सुरक्षित नहीं होगा, परंतु मैं उन लंबे सालों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो मैंने इसकी खोज में लगाए थे। इसलिए मैंने अपने पीछे एक डायरी छोड़ने का फैसला किया जो अपने पन्नों में मेरी 16 साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखे, ताकि अगर किस्मत मेरा साथ दे तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूं और नागेश नागशक्ति के महान काम को पूरा कर सकूं। पर तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, हैरी ने विजयी भाव में कहा। इस बार कोई भी नहीं मरा, बिल्ली भी नहीं। कुछ ही घंटों में मंत्र कवच का काढ़ा तैयार हो जाएगा और सभी बेजान लोग फिर से ठीक हो जाएंगे। रिडल ने धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें पहले नहीं बता चुका हूँ कि बदसातों को मारना अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। पिछले कई महीनों से मेरा नया निशाना तुम हो। हैरी ने उसे घूर कर देखा। कल्पना करो कि मुझे तब कितना गुस्सा आया होगा जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं बल्कि जीनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी और वो दहशत में आ गई। उसने सोचा, अगर तुम्हें यह पता चल गया कि यह डायरी कैसे काम करती है और अगर मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए तो क्या होगा। इससे भी बुरी बात यह थी, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मुर्गों की हत्या कौन कर रहा है तो क्या होगा। इसलिए उस मूर्ख लड़की ने तुम्हारे कमरे के खाली होने का इंतजार किया और डायरी चुरा ली। परंतु मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गया कि तुम नागशक्ति के वारिस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिनी ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया था उससे मैं जानता था कि तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे, खासकर तब जब तुम्हारे किसी अच्छी दोस्त पर हमला कर दिया जाए। और जिनी ने मुझे यह भी बता दिया था कि पूरे स्कूल में तहलका मचा हुआ है क्योंकि तुम सर्प भाषा बोल सकते हो। इसलिए मैंने जिनी से दीवार पर उसका खुद का विदाई संदेश लिखवाया और उसे यहाँ नीचे आकर इंतजार करने के लिए मजबूर किया। उसने संघर्ष किया, वह रोई, वो बहुत बोर करने लगी थी, परंतु अब उसमें ज्यादा जान नहीं बची है। उसने डायरी में यानी मुझ में बहुत ज्यादा जान डाल दी है, इतनी ज्यादा कि अब मैं आखिरकार इसके पन्नों से बाहर निकल आया हूँ। जब से वह यहाँ आई है तब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता था कि तुम आओगे। हैरी पॉटर, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस तरह के सवाल? हैरी ने थूक उड़ाते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं। देखो, रिडल ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव हुआ कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे महान जादूगर को हरा दिया? तुम सिर्फ एक निशान के साथ कैसे बच गए जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं? उसकी भूखी आंखों में अब एक अजीब सी लाल चमक थी। तुम्हें इस बात की क्यों परवाह है कि मैं कैसे बचा? हैरी ने धीमे से कहा। वोल्डेमॉर्ट तो तुम्हारे समय के बाद आया है। रिडल धीरे से बोला, हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य है। उसने अपनी जेब से हैरी की छड़ी निकाली और हवा में घुमाई। हवा में 3 चमकते शब्द आ गए, टॉम मार्वोलो रिडल। उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई और उसके नाम के शब्दों में अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे। आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। रिडल फुसफुसाया, तुमने देखा, इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्ट्स में पहले से ही कर रहा था, जाहिर है सिर्फ अपने सबसे अंतरंग मित्रों के बीच। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए अपने गंदे मगलू पिता के नाम का प्रयोग करता? मैं जिसके शरीर में अपनी माँ के खानदान की तरफ से शुद्ध नागेश नागशक्ति का खून बह रहा था, मैं एक बुरे सामान्य से मगलू का नाम क्यों रखूं जिसे मुझे पैदा करने से पहले ही छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी एक जादूगरनी थी? नहीं हैरी, मैंने खुद के लिए एक नया नाम इजाद किया। मैं जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊंगा, इसलिए मेरा नाम ऐसा होना चाहिए था कि जादूगर मेरा नाम लेने से भी डरे। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह स्तब्ध होकर रिडल को देखता रहा, उस अनाथ लड़के को जो बड़े होकर हैरी के माता पिता और बहुत से अन्य लोगों की हत्या करेगा। आखिरकार उसने खुद को बोलने के लिए विवश किया। तुम नहीं हो, उसने कहा। उसकी शांत आवाज नफरत से भरी थी। क्या नहीं हूं? रिडल ने पलटकर पूछा। तुम दुनिया के सबसे महान जादूगर नहीं हो।
हैरी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, परंतु दुनिया के सबसे महान जादूगर एल्बस डंबलडोर हैं। सब यही कहते हैं, यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर थे तब भी हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी। जब तुम स्कूल में थे तभी डंबलडोर ने तुम्हारी असलियत भांप ली थी और तुम्हें उनसे अब भी डर लगता है, चाहे तुम आजकल जहाँ भी छुपे हुए हो। रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह पर एक बहुत बदसूरत भाव आ गया था। डंबलडोर को इस मामले से भगाने के लिए मेरी याद ही काफी है, उसने फुफकारते हुए कहा। वे उतनी दूर नहीं गए हैं जितना कि तुम सोचते हो, हैरी ने पलट कर कहा। वो बिना किसी उद्देश्य के बोल रहा था। वो रिडल को डराना चाहता था। वो अपनी कही बातों को सच मानना चाहता था, भले ही उसे उन पर विश्वास न हो। रिडल ने अपना मुंह खोला, परंतु अचानक रुक गया। कहीं से संगीत सुनाई दे रहा था। रिडल पलटकर खाली तहखाने में घूरने लगा। संगीत अब तेज होता जा रहा था। यह अलौकिक, सिहारने वाला और डरावना संगीत था। इसे सुनकर हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल सामान्य से दुगना बड़ा हो गया था। फिर जब संगीत इतना तेज हो गया कि हैरी की पसलियों के भीतर कपकपी होने लगी, तो सबसे करीबी खंबे के ऊपर लपटें उठने लगी। हंस के आकार का एक बैगनी लाल पक्षी तहखाने की छत की तरफ चोंच करके अपना अजीब संगीत सुना रहा था। उसकी चमकती सुनहरी पूंछ थी जो मोर की पूंछ जितनी लंबी थी। अपने चमकदार सुनहरे पंजों में उसने एक फटी पुरानी पोटली पकड़ रखी थी। एक पल के बाद पक्षी सीधे हैरी की तरफ उड़कर आया। जिस फटी पुरानी पोटली को वो अपने पंजों में पकड़ा था, उसने उसे गिरा दिया। फिर वह जोर से उसके कंधे पर बैठ गया। जब उसने अपने बड़े पंख समेटे तो हैरी ने ऊपर देखा और उसे एक लंबी, पैनी, सुनहरी चोंच तथा मनकेदार काली आंखें दिखी। पक्षी ने गाना बंद कर दिया। उसका शरीर गर्म था और वह हैरी के गाल से चिपक कर स्थिर बैठा था। वह रिडल को लगातार घूर रहा था। यह तो फिनिक्स है, रिडल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। ज्वाला? हैरी ने सांस खींची और उसे महसूस हुआ कि पक्षी के सुनहरे पंजे उसके कंधे को हल्के से दबा रहे थे। और वह? रिडल ने कहा। अब उसकी आंखें उस फटी पुरानी चीज पर थी जो ज्वाला ने गिराई थी। वह तो स्कूल की पुरानी बोलती टोपी है। वह सचमुच टोपी ही थी। फटी, गंदी और पैबंद लगी टोपी हैरी के पैरों के पास पड़ी थी। रिडल दोबारा हंसने लगा। वह जोर से हंसा। अंधेरे तहखाने में उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजने लगी जैसे 10 रिडल एक साथ हंस रहे हो। तो डंबलडोर ने अपने रक्षक के लिए यह भेजा है, एक गाने वाली चिड़िया और एक पुरानी टोपी। क्या इनसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई हैरी पॉटर? क्या अब तुम सुरक्षित अनुभव कर रहे हो? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज्वाला या बोलती टोपी से क्या फायदा होगा, परंतु अब वह अकेला नहीं था और उसने बढ़ती हिम्मत के साथ रिडल की हंसी थमने का इंतजार किया। अब काम की बात करें हैरी, रिडल बोला। उसके चेहरे पर अब भी चौड़ी मुस्कान थी। तुम्हारे अतीत में और मेरे भविष्य में हम 2 बार मिल चुके हैं और दोनों ही बार मैं तुम्हें नहीं मार पाया। तुम बच कैसे गए? मुझे सब कुछ बताओ। तुम जितनी ज्यादा देर तक बोलोगे, उसने धीमे से कहा, उतनी ज्यादा देर तक जिंदा रहोगे। हैरी तेजी से सोच रहा था और अपने अफसरों को तौल रहा था। रिडल के पास छड़ी थी, हैरी के पास ज्वाला और बोलती टोपी थी, जिनसे लड़ाई में कोई खास मदद नहीं मिल सकती थी। स्थिति बुरी दिख रही थी, परंतु जितनी देर तक रिडल वहां खड़ा रहेगा, जिनी के शरीर में जीवन उतना ही कम होता जाएगा। और इसी दौरान हैरी ने अचानक देखा कि समय बीतने के साथ साथ रिडल की आकृति ज्यादा स्पष्ट और ठोस होती जा रही थी। अगर उसके और रिडल के बीच लड़ाई होना है तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही बेहतर है। कोई नहीं जानता कि जब तुमने मुझ पर हमला किया था तो तुम्हारी शक्तियां क्यों चली गईं, हैरी ने तत्परता से कहा। मैं खुद भी यह नहीं जानता, परंतु मैं यह जरूर जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, मेरी सामान्य मगलू परिवार की माँ ने। उसने अपने दबे हुए गुस्से को कांपते हुए कहा। उसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पाए, और जब मैंने तुम्हें पिछले साल देखा तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा। तुम एक खंडहर थे, मुश्किल से जिंदा थे। तुम्हारी सारी शक्तियों के बावजूद तुम इस हाल में पहुंच गए हो। तुम छुपे हुए हो, बदसूरत हो, बुरे हो। रिडल का चेहरा ऐंठने लगा, परंतु वो मजबूरी में अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाया। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी? हाँ, यह एक सशक्त मंत्र विरोधी उपाय है। मैं अब समझ सकता हूँ। आखिरकार तुम में कोई खास बात नहीं है। देखो, मैं हैरान हो रहा था क्योंकि हम दोनों में अजीब सी समानताएं हैं हैरी पॉटर। इसे शायद तुमने भी महसूस किया होगा। हम दोनों आधे जादूगर खून के हैं। हम दोनों अनाथ हैं जिन्हें मगलुओं ने पाला, और शायद महान नागशक्ति के बाद हॉगवर्ट्स में आने वाले इकलौते सर्पभाषी भी। हम दोनों कुछ हद तक एक जैसे ही दिखते भी हैं, परंतु जो भी हो, यह सिर्फ एक संयोग ही था जिसने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया। मैं यही जानना चाहता था। हैरी तनाव में खड़ा रहा और रिडल की छड़ी उठाने का इंतजार करता रहा, परंतु रिडल की विकृत मुस्कान अब दोबारा चौड़ी होती जा रही थी।
हैरी, मैं अब तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाने वाला हूँ। हम नागेश नागशक्ति के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियों का मुकाबला मशहूर हैरी पॉटर से करवाते हैं, जिसके पास वे सर्वश्रेष्ठ हथियार है जो डंबलडोर उसे दे सकते हैं। उसने ज्वाला और बोलती टोपी को दिलचस्पी से देखा और फिर दूर चला गया। हैरी के पैर डर के मारे सुन्न हो गए। उसने देखा कि रिडल ऊंचे खंबे के बीच में जाकर रुक गया और नागेश नागशक्ति के पत्थर के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो उसके ऊपर आधे अंधेरे में था। रिडल ने अपना मुंह खोला, फुफकारा, परंतु हैरी समझ गया कि वो क्या कह रहा था। मुझसे बात करो नागशक्ति, हॉगवर्ट्स के चारों संस्थापकों में सबसे महान। हैरी मूर्ति की तरफ देखने के लिए घूमा। ज्वाला उसके कंधे पर हिल रहा था। नागशक्ति का पत्थर का दैत्यकार चेहरा हिल रहा था। दहशत से हैरी ने उसका मुंह खुलते देखा। वह चौड़ा होता चला गया, जिसमें एक बड़ा काला छेद बन गया था और मूर्ति के मुंह के बीच कोई चीज हिल रही थी। कोई चीज उसकी गहराइयों में फिसलती हुई बाहर आ रही थी। हैरी पीछे हटता चला गया जब तक कि वह अंधेरे तहखाने की दीवार से नहीं टकरा गया। जब उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो उसने ज्वाला के उड़ते समय अपने गाल पर उसके पंख टकराते हुए महसूस किए। हैरी चिल्लाना चाहता था, मुझे छोड़ के मत जाओ, परंतु सर्पों के सम्राट कालदृष्टि के सामने एक फीनिक्स कर भी क्या सकता था। तहखाने के पथरीले फर्श पर कोई बड़ी सी चीज टकराई। हैरी ने महसूस किया कि फर्श कांप गया। वह जानता था कि क्या हो रहा था। वह इसे महसूस कर सकता था। एक तरह से अपने मन में वह नागशक्ति के मुंह से निकलने वाले विशाल सर्प को कुंडली खोलते हुए देख सकता था। फिर उसने रिडल के फुफकारने की आवाज सुनी, उसे मार डालो। कालदृष्टि हैरी की तरफ बढ़ने लगा। हैरी को कालदृष्टि के भारी शरीर के फर्श पर लहराकर फिसलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हैरी ने अभी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। इसके बावजूद वह अंधों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसके हाथ फैले हुए थे और वह रास्ते को टटोल रहा था। रिडल हंस रहा था। हैरी गिर गया। वो पत्थर पर जोर से टकराया और उसे अपने ही खून का स्वाद आया। सांप उससे कुछ ही फुट दूर होगा। हैरी को उसके करीब आने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने ठीक ऊपर तेज विस्फोट, चिंगारियां निकलने की आवाज सुनाई दी और किसी भारी चीज ने हैरी को इतनी कसकर मारा कि वो दीवार से टकरा गया। अपने शरीर में दांत घुसने का इंतजार करते हुए उसने बेतहाशा फुफकार सुनी। कोई चीज खंभों पर लगातार टकरा रही थी। अब उससे सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें इतनी खोल ली ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा था। चमकीला, जहरीला, हरा, बलूत के तने की तरह मोटा विशाल सांप अब हवा में फन फैलाए खड़ा था और उसका बड़ा तथा भोतरा सिर खंभों के बीच में शराबियों की तरह लहरा रहा था। हैरी कांप गया। अगर सांप अचानक मुड़ जाए तो वो अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार था। तभी उसने देखा कि सांप का ध्यान किस चीज ने भटकाया था। ज्वाला कालदृष्टि के सिर के ऊपर उड़ रहा था और कालदृष्टि अपने तलवार जैसे लंबे और नुकीले दांतों से उस पर गुस्से से प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। ज्वाला ने गोता लगाया। उसकी लंबी सुनहरी चोंच नजरों से ओझल हो गई और अचानक फर्श काले खून में नहा गया। सांप ने अपनी पूंछ जमीन पर जोर से पटकी। हैरी बाल बाल बचा और इससे पहले कि हैरी अपनी आंखें बंद कर पाए, सांप पलट गया। हैरी की निगाह सीधे उसके चेहरे पर गई। उसने देखा कि ज्वाला ने सांप की दोनों बड़ी गोल पीली आंखें फोड़ डाली थीं। फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी और सांप दर्द में करा रहा था। नहीं! हैरी ने रिडल के चीखने की आवाज सुनी। पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो, लड़का तुम्हारे पीछे है, तुम अब भी उसे सूंघ सकते हो, उसे मार डालो। अंधा सांप लहराया। वह दुविधा में था, परंतु वह अब भी घातक था। ज्वाला उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और अपनी अलौकिक गीत गा रहा था। कालदृष्टि की फूटी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसकी पपड़ीदार नाक पर ज्वाला यहाँ वहां चोंच मार रहा था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हैरी हताशा में बुदबुदाया। कोई तो करो, कोई भी। सांप ने एक बार फिर फर्श पर अपनी पूंछ पटकी। हैरी झुक गया। कोई नरम चीज उसके चेहरे से टकराई। कालदृष्टि ने बोलती टोपी को उछालकर हैरी के हाथ में पहुंचा दिया। हैरी ने उसे पकड़ लिया। उसके पास अब बस यही थी, उसका इकलौता अवसर। उसने टोपी अपने सिर पर लगाई और जब कालदृष्टि की पूंछ उसके ऊपर दोबारा घूमी तो उसने खुद को फर्श पर सीधा फेंक दिया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हैरी ने सोचा। उसकी आंखें टोपी के निचले हिस्से से बंद थी। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय टोपी सिकुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे कसकर दबा रहा हो। कोई बहुत सख्त और भारी चीज हैरी के सिर पर गिरी, जिससे वो लगभग बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। जब उसने टोपी उतारने के लिए इसके ऊपरी हिस्से को पकड़ा तो उसने महसूस किया कि उसके नीचे कोई लंबी और सख्त चीज थी। टोपी के अंदर से चांदी की एक चमकती तलवार प्रकट हुई। उसकी मूठ पर अंडे जितने बड़े माणिक रत्न चमक रहे थे। लड़के को मार डालो, पक्षी को छोड़ दो, लड़का तुम्हारे पीछे है, अपनी नाक का इस्तेमाल करो, उसे सूंघो। हैरी अब अपने पैरों पर तैयार खड़ा था।
जब काल दृष्टि उसका सामना करने के लिए मुड़ने लगा तो उसका सिर नीचे आ रहा था, शरीर कुंडलियां बना रहा था और खंभों पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसकी खूनी आंखों के बड़े कटोरों को देख सकता था, उसके मुंह को चौड़ा खुलते देख सकता था, जो इतना चौड़ा था कि वह उससे साबुत निकल सकता था। उसके दांत उतने ही लंबे थे जितनी कि उसकी तलवार, नुकीले चमकीले जहरीले दांत। वह अंधेपन की स्थिति में झपटा। हैरी बचा और सांप का मुंह तहखाने की दीवार से टकराया। वो एक बार फिर झपटा और उसकी जीभ हैरी के बाजू को छूती हुई निकल गई। हैरी ने तलवार अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा ली। काल दृष्टि एक बार फिर झपटा और इस बार उसका निशाना सही था। हैरी ने तलवार के पीछे अपना पूरा वजन लगा दिया और उसे मुंह तक सांप के मुंह की छत में घुसा दिया। परंतु जब हैरी के हाथ गर्म खून में नहा गए तो उसे अपनी कोहनी के ठीक ऊपर तेज दर्द महसूस हुआ। एक लंबा जहरीला दांत उसकी बाह में गहराई में धंसता जा रहा था। जब काल दृष्टि छटपटाते हुए फर्श पर गिरा तो दांत काल दृष्टि के मुंह से टूटकर हैरी के शरीर में ही गड़ा रह गया। हैरी दीवार से लुढ़क गया। उसने उस दांत को पकड़ा जो उसके शरीर में जहर फैला रहा था और उसे खींचकर अपनी बाह से बाहर निकाल दिया, परंतु वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। सफेद गर्म दर्द धीरे धीरे परंतु लगातार घाव वाली जगह से पूरे शरीर में फैला जा रहा था। जब उसने दांत को नीचे गिराया और अपने कपड़ों पर अपना ही खून गिरते देखा तो उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। तहखाना अब बोझिल रंग के घुमावदार चक्कर में घूमने लगा था। कोई लाल चीज पास से गुजरी और हैरी ने अपने पास पंजों की हल्की खटर पटर सुनी। ज्वाला, हैरी ने भर्राए गले से कहा, तुमने तो कमाल ही कर दिया ज्वाला। उसने महसूस किया कि पक्षी ने अपना सुंदर सिर वहां रख दिया था जहां सांप का दांत गड़ा था। उसे गूंजते कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक अंधेरी छाया उसके सामने हिली। रिडल की आवाज ऊपर से आई, तुम मर चुके हो हैरी पॉटर, सचमुच मर चुके हो। यहाँ तक कि डंबलडोर का पक्षी भी यह जानता है। तुम्हें पता है पॉटर वह क्या कर रहा है? वह रो रहा है। हैरी ने पलकें झपकाई। ज्वाला के सिर उसे कभी धुंधला तो कभी साफ दिख रहा था। उसके चमकदार पंखों से मोती जैसे मोटे आंसू फिसल रहे थे। हैरी पॉटर, मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूंगा और तुम्हें मरते देखूंगा। आराम से मरो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हैरी को नींद आने लगी थी। उसे अपने चारों तरफ की हर चीज घूमती लग रही थी। उसके कानों में रिडल की दूर से आती आवाज पड़ी। तो इस तरह मशहूर हैरी पॉटर का अंत हुआ, रहस्यमय तहखाने में अकेले, जब उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे हरा ही दिया, जिसने उन्हें इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से चुनौती दी थी। तुम जल्दी ही अपनी प्यारी बदजात माँ के पास पहुंच जाओगे हैरी। उसने तुम्हारे लिए 12 साल का समय उधार लिया था, परंतु लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने आखिर तुम्हें मार ही डाला और तुम जानते थे कि यही होना था। हैरी ने सोचा अगर यह मरना था तो यह उतना बुरा नहीं था। उसका दर्द भी कम हो रहा था, परंतु क्या वह मर रहा था? काला होने के बजाय तहखाना दोबारा ठीक से दिखाई देने लगा था। हैरी ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और वहां पर उसे ज्वाला दिखा, जो हैरी की बाह पर अब भी अपना सिर टिकाया था। उसके मोती जैसे आंसू हैरी के जख्म के चारों तरफ चमक रहे थे, सिवाय इस बात के कि जख्म अब गायब हो चुका था। अचानक रिडल की आवाज आई, दूर हटो पक्षी, उससे दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। हैरी ने अपना सिर उठाया। रिडल हैरी की छड़ी ज्वाला की तरफ घुमा रहा था। बंदूक चलने जैसा धमाका हुआ और ज्वाला ने एक बार फिर सुनहरे और लाल झोंकों की तरह उड़ान भरी। फीनिक्स के आंसू, रिडल ने शांति से हैरी की तरफ घूरते हुए कहा, जाहिर है घाव भरने की शक्ति मैं भूल गया था। उसने हैरी की आंखों में आंखें डालकर देखा, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मुझे यही तरीका ज्यादा पसंद है, सिर्फ तुम और मैं हैरी पॉटर, तुम और मैं। उसने अपनी छड़ी उठाई। तभी पंखों के तेज खड़खड़ाहट के साथ ज्वाला उसके सिर के ऊपर वापस आया और उसने हैरी की गोद में एक चीज गिरा दी, डायरी। एक पल के लिए तो हैरी उसे घूरता रहा, रिडल भी, जिसने छड़ी उठा रखी थी। फिर बिना सोचे बिना विचारे, जैसे वह शुरू से ही यह काम करना चाहता था, हैरी ने अपने पास पड़े काल दृष्टि के दांत को उठाया और उसे सीधे डायरी के बीच में गड़ा दिया। एक लंबी भयानक दर्द भरी चीख निकली। डायरी से स्याही बाढ़ की धाराओं की तरह निकल पड़ी। स्याही में हैरी के हाथ नहा गए और फर्श पर बाढ़ सी आ गई। रिडल दर्द से छटपटा रहा था, अकड़ रहा था, चीख रहा था और तड़प रहा था, और फिर वह गायब हो गया। हैरी की छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी और तहखाने में खामोशी छा गई। सिर्फ स्याही की टप टप की आवाज आ रही थी, जो अब भी डायरी से निकल रही थी। काल दृष्टि के दांत का जहर डायरी के बीच के छेद को अब भी जला रहा था। बुरी तरह कांपते हुए हैरी जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका सिर इस तरह घूम रहा था जैसे वह छू पाउडर से मीलों लंबा सफर तय करके आ रहा हो। धीरे से उसने अपनी छड़ी
और बोलती टोपी उठाई तथा एक जोरदार झटके के साथ चमकती हुई तलवार काल दृष्टि के मुंह की छत से बाहर निकाली। फिर तहखाने के कोने से किसी के करहाने की आवाज आई। जिनी हिल रही थी। जब हैरी जल्दी से उसके पास पहुंचा तो वह बैठ गई। उसने हैरानी से पहले मरे हुए कालदृष्टि के विशाल शरीर को देखा, फिर खून सने कपड़े पहने हैरी को और फिर उसके हाथ की डायरी को। इसके बाद उसने एक लंबी कपकपाने वाली गहरी सांस अंदर खींची और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। हैरी, ओह हैरी, मैंने तुम्हें नाश्ते के टाइम बताने की कोशिश की थी, परंतु मैं पर्सी के सामने बात नहीं कह सकती थी और वह मैं ही थी हैरी, परंतु मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। रिडल ने मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया। वो मुझ पर हावी हो गया था। और तुमने उस भयानक जानवर को कैसे मारा? रिडल कहाँ है? आखिरी चीज जो मुझे याद है वो यह है कि रिडल अपनी डायरी में से बाहर निकल रहा था। सब कुछ ठीक है। हैरी ने डायरी उठाई और जिनी को उसमें जहरीले दांत का छेद दिखाया। रिडल खत्म हो गया है, देखो वह और काल दृष्टि दोनों ही खत्म हो गए हैं। चलो जिनी, यहाँ से बाहर चलते हैं। जब हैरी ने खड़े होने में जिनी की मदद की तो वह रोने लगी। मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब से बिल हॉगवर्ट्स आया था तभी से मैं यहाँ आने का सपना देख रही थी, और अब मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मम्मी डैडी क्या कहेंगे? ज्वाला तहखाने के प्रवेश द्वार पर मंडराते हुए उनका इंतजार कर रहा था। हैरी ने जिनी को आगे बढ़ाने का इशारा किया। वे मरे हुए कालदृष्टि की बेजान कुंडलियों को लांघते हुए आगे बढ़े। गूंजती हुई उदासी के बीच चलते हुए वे एक बार फिर सुरंग में पहुंच गए। हैरी ने सुना कि उनके निकलने के बाद पत्थर का दरवाजा हल्की फुफकार के साथ बंद हो गया। कुछ मिनट तक अंधेरी सुरंग में चलने के बाद हैरी को दूर से चट्टान खिसकाने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रॉन! हैरी तेजी से चलते हुए चीखा। जिनी ठीक है, मैं उसे ले आया हूँ। उसने रॉन की तालियों की दबी हुई आवाज सुनी। जब वे अगला मोड़ मुड़े तो रॉन का उत्सुक चेहरा एक बड़े छेद में से झांक रहा था। रॉन गिरी हुई चट्टान में पर्याप्त बड़ा छेद बनाने में सफल हो गया था। जिनी! रॉन ने चट्टान के बीच बने छेद से अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसे पहले अंदर खींच ले। तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ था? उसने जिनी को गले लगाने की कोशिश की, परंतु जिनी उससे दूर ही रही और सुबकती रही। अब तुम ठीक हो जिनी? रॉन मुस्कुराते हुए बोला। अब सब खत्म हो चुका है। यह पक्षी कहाँ से आया? जिनी के पीछे पीछे ज्वाला भी छेद में से अंदर उड़कर आ गया। यह डंबलडोर का है, हैरी ने अंदर घुसते हुए कहा। रॉन ने हैरी के हाथ में चमकती तलवार को देखकर आश्चर्य से कहा, और तुम्हारे हाथ में यह तलवार कहाँ से आ गई? हैरी ने कनखियों से जिनी की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। परंतु बाद में, हैरी ने जल्दी से कहा। उसे लगा कि रॉन को यह बताना अच्छा नहीं रहेगा कि तहखाना कौन खोल रहा था, कम से कम जिनी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लॉकहार्ट कहाँ है? वहां पीछे है, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सिर को पीछे झटका दिया। वो पाइप और सुरंग के ऊपर वाले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी हालत खराब है, आओ और खुद देख लो। ज्वाला के पीछे पीछे, जिसके चौड़े लाल पंखों से अंधेरे में भी हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, वे सब पाइप के मुंह की तरफ वापस चल दिए। गिल्डरॉय लॉकहार्ट वहां बैठा था और आराम से गुनगुना रहा था। उसकी याददाश्त चली गई है, रॉन ने कहा। याददाश्त भुलाने वाला मंत्र उलट गया था, हमारे बजाय उसी को लग गया। उसे जरा भी पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है और हम कौन है। मैंने उससे यहाँ रुकने और इंतजार करने के लिए कहा था। वो खुद के लिए खतरा बन चुका है। लॉकहार्ट ने अच्छे भाव से उन सबको देखा। हेलो, उसने कहा। यह थोड़ी अजीब सी जगह है ना? क्या तुम यहीं रहते हो? नहीं, रॉन ने हैरी की तरफ भुएं उठाते हुए कहा। हैरी नीचे झुका और लंबे अंधेरे पाइप में ऊपर देखा। फिर उसने रॉन से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे? रॉन ने अपना सिर हिलाया, परंतु ज्वाला हैरी के पास मंडरा रहा था और अब उसके सामने पंख फड़फड़ा रहा था। उसकी मनकेदार आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो अपनी पूंछ के लंबे सुनहरे पंख हिला रहा था। हैरी ने अनिश्चितता से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है वो चाहता है कि तुम उसे पकड़ लो, परेशान दिखते हुए रॉन ने कहा। परंतु तुम तो इतने भारी हो, एक पक्षी तुम्हें उठाकर ले जा सकता है, हैरी बोला। ज्वाला कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो तेजी से दूसरों की तरफ मुड़ा। हमें एक दूसरे को पकड़ना होगा। जिनी, रॉन का हाथ पकड़ लो। प्रोफेसर लॉकहार्ट, वह तुमसे बात कर रहा है, रॉन ने तेजी से लॉकहार्ट से कहा। तुम जिनी का दूसरा हाथ पकड़ लो। हैरी ने तलवार और बोलती टोपी अपने बेल्ट में खोस ली। रॉन ने हैरी के कपड़ों का सिरा पकड़ लिया और हैरी ने आगे बढ़कर ज्वाला की पूंछ के गर्म पंख पकड़ लिए। उसका पूरा शरीर असाधारण रूप से हल्का हो गया और अगले पल एक झटके के साथ वे पाइप में ऊपर की तरफ उड़ने लगे। हैरी सुन सकता था कि लॉकहार्ट उसके नीचे लटके हुए ये कह रहे थे, अद्भुत, अद्भुत, यह तो जादू की तरह लगता है।
ठंडी हवा हैरी के बालों को उड़ा रही थी और इससे पहले कि वो यात्रा का आनंद ले पाए, यात्रा खत्म हो गई। वे चारों मायूस मीना के बाथरूम के गीले फर्श पर उतर गए। जब लॉकहार्ट ने अपना सिर सीधा किया तो वह सिंक जिसमें पाइप छिपा था दोबारा अपनी जगह पर खिसक गया। मीना ने उन्हें आंखें फाड़ कर देखा। बड़े निराश भाव से उसने हैरी से कहा, तुम जिंदा हो। हैरी ने अपने चश्मे से खून और कीचड़ के छींटे पोंछते हुए थोड़े कठोर स्वर में कहा, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर तुम मर जाते तो तुम मेरे साथ मेरे टॉयलेट में रह सकते थे। यह बोलते समय मायूस मीना का चेहरा शर्म के मारे सफेद हो गया था। जब वो बाथरूम से बाहर निकलकर अंधेरे वीरान गलियारे में आ गए तो रॉन बोला, हैरी, मुझे लगता है कि मीना तुम्हें पसंद करने लगी है। जीनी, अब तुम्हें मीना से टक्कर लेना पड़ेगी। परंतु जीनी के खामोश चेहरे पर अब भी आंसू तेजी से बह रहे थे। रॉन ने जीनी की तरफ चिंता भरी निगाह डालते हुए पूछा, अब कहाँ? हैरी ने इशारा किया। ज्वाला गलियारे में सुनहरी चमक फेंकता हुआ आगे आगे जा रहा था। वे उसके पीछे पीछे चल दिए और कुछ पल बाद वे प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस के बाहर खड़े थे। हैरी ने दस्तक दी और धक्का देकर दरवाजा खोला।